सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 चल रही है अपनी। इसके अंदर हम बात करेंगे ग्लोबल क्लाइमेट, ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ है ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ठीक है ना। तो ग्लोबल क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग आप पढ़ चुके हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब एवरेज क्लाइमेट का चेंज होता है, ठीक है, पूरे प्लेनेट के ऊपर, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हो कि एवरेज क्लाइमेट, पूरे प्लेनेट के ऊपर एवरेज क्लाइमेट को ही बोलते हैं क्या, ग्लोबल क्लाइमेट, ठीक है। उसके बाद अगर डिफाइन करें क्लाइमेट को तो इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि जनरल या फिर एवरेज वेदर कंडीशंस एक पर्टिकुलर रीजन की, जो कि टेम्परेचर, रेनफॉल और विंड को क्या करती हैं, इंक्लूड करती हैं। लिखा भी हुआ है इसके अंदर, यहाँ पर देखो, क्लाइमेट चेंज रिफर्स टू सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द ग्लोबल क्लाइमेट। द ग्लोबल क्लाइमेट इज द कनेक्टेड सिस्टम ऑफ सन, अर्थ एंड ओशियंस, विंड, रेन एंड स्नो, फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड सवानाज। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर अर्थ क्लाइमेट के बारे में। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर अर्थ क्लाइमेट के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है किससे, लैटीट्यूड से, ठीक है। उसके बाद अर्थ की जो एक्सिस है टिल्ट एक्सिस से होता है, ठीक है। देन मूवमेंट जो होता है अर्थ का, विंड बेल्ट, अर्थ विंड बेल्ट्स का, उसके कारण। फिर जो टेम्परेचर होता है लैंड का और सी का, उसके जो डिफरेंसेस आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि टोपोग्राफी का जो चेंजेस हो रहा है, ठीक है। एंड देन हम बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटी स्पेशली रिलेटिंग टू एक्शंस रिलेटेड टू द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, आपको पता ही है कि डे बाई डे जो अपनी ओजोन लेयर है काफ़ी डिप्लीट होती जा रही है, ठीक है ना, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज आती जा रही हैं सरफेस पर अर्थ की, तो वहाँ से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर अपनी डिप्लीट होती जा रही है, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ग्लोबल क्लाइमेट के बारे में, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जो टेम्परेचर राइजिंग होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, सामने ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशंस डेवलप होती हैं, ठीक है। फिर हम इसके अंदर आगे बात करते हैं कि जो क्लाइमेट सिस्टम जो बेसिकली है, वो जो एक सिस्टम है वो किसका कॉम्प्लेक्सिव फॉर्म में है। तो इसके अंदर अपना एटमॉस्फेयर, लैंड सरफेस, लिविंग थिंग्स, स्नो एंड आइस, ठीक है, ओशन एंड अदर वाटर बॉडीज़ इंक्लूड होती हैं, ठीक है। मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर कि व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्सिव इंट्रैक्शन, व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्सिव इंट्रैक्टिव सिस्टम ऑफ क्लाइमेट, देन योर आंसर शुड बी इट कंसिस्ट एटमॉस्फेयर, लैंड सरफेस, स्नो एंड आइस, लिविंग थिंग्स, ओशियन एंड अदर वाटर बॉडीज़, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट जो अपना है ग्रीन हाउस इफेक्ट। से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। जो मेरा मेन डिफरेंस होता है वेदर और क्लाइमेट के अंदर, जो वेदर देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर एंड क्लाइमेट भी स्वरप कर देता हूँ यहाँ पर, देखो जो वेदर और क्लाइमेट में जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है टाइम के मेजरमेंट का, ठीक है ना। जो वेदर होता है वो मतलब टाइम का ड्यूरेशन जो होता है उसके डिफरेंस कारण ही हमारी डेफिनेशन चेंज हो जाती है, किसकी, वेदर की और क्लाइमेट की। जो वेदर होता है वो एक शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को शो करता है एक पर्टिकुलर एरिया में, और क्लाइमेट होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका एवरेज डेली वेदर है एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है ना। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो वेदर होता है, मैंने बताया आपको कि दैट इज़ शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन एन एरिया, और जो क्लाइमेट होता है दैट रिप्रेजेंट्स एवरेज डेली वेदर ओवर रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, ठीक है। तो ये डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा गया है काफ़ी। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको पता ही है, आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही, क्या होता है, क्या ये कैसा फिनोमिना होता है। इसमें हम देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर क्या होता है, ये इस तरह का फिनोमिना होता है जिसके अंदर जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है जो कि सोलर रेडिएशन क्या करता है, ट्रैप करता है, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली मैंने क्या बताया आपको, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात करते हैं किस तरह का फिनोमिना है, कि इट इज़ अ फिनोमिना वेयर बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप्स सोलर रेडिएशंस एंड इज मेडिएटेड बाय द प्रेजेंस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, मैथेन हो गया, जो कि सनलाइट को अलाउ करते हैं, ठीक है ना, बट एब्जॉर्ब्स द हीट रेडिएटेड बैक फ्रॉम द अर्थ सरफेसेस। लेकिन जो हमारी हीट रेडिएट हो रही है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से, अर्थ सरफेस से जो हीट रेडिएट हो रही है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इन द सेम सिचुएशन, लिखा भी हुआ है सामने, देखो आपके देख लेते हैं एक बार। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस बाय विच रेडिएशन फ्रॉम अ प्लैनेट, तो हम बात करें अर्थ की, फ्रॉम प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर वार्म द प्लैनेट सरफेस टू अ टेम्परेचर अबव इट वुड बी विदाउट इट्स एटमॉस्फेयर, ठीक है ना।
फिर हम बात करते हैं इसके अंदर गैसेस के बारे में। तो मैंने बताया आपको रेडियो एक्टिव गैसेज लाइक ग्रीन हाउस गैसेज इन अ प्लैनेट्स। तो हम बात कर रहे हैं आपकी प्लैनेट की। प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर रेडिएट एनर्जी इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। तो बेसिकली अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट भी नहीं हो तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी क्या होगा, ठंडा बना रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गर्म होता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें लिखा भी हुआ है द टेम्परेचर राइजेज अंटिल द इंटेंसिटी ऑफ अपवर्ड रेडिएशन फ्रॉम द सरफेस, दस कूलिंग इज बैलेंस द डाउनवर्ड फ्लो ऑफ द एनर्जी। मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर कब तक राइज होता जाता है, जब तक कि जो इंटेंसिटी है किसकी, अपवर्ड रेडिएशन की, जो कि सरफेस से ऊपर जा रहा है, ये कूलिंग नहीं हो जाता और ये बैलेंस नहीं कर देता किसको, जो कि डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है किसका, एनर्जी का, ठीक है। आगे चलते हैं इसके अंदर। यहाँ पे एक डेटा भी दिया हुआ है इसके अंदर, देखो अबाउट 26% ऑफ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड टू स्पेस बाय द एटमॉस्फेयर एंड द क्लाउड्स एंड 19% इज एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर एंड द क्लाउड। तो 26% जो सोलर एनर्जी है वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है कहाँ पर, स्पेस में, किससे, एटमॉस्फेयर क्लाउड से, और 19% जो है वो एटमॉस्फेयर क्लाउड के अंदर एब्जॉर्ब की जाती है, ठीक है ना। और जो मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग एनर्जी जो बच जाती है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है कहाँ से, सरफेस के, किसके, अर्थ के, ठीक है ना। क्योंकि ये माना गया है कि जो अर्थ की सरफेस है वो ज़्यादा ठंडी है कंपेयर टू सन की अर्थ से, ठीक है ना, सन की अर्थ सरफेस से, ठीक है। आगे चलते हैं कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उनके कारण क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है सबसे बड़ा जो कारण होता है वो क्या होता है इसका, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है ना, मतलब जो ईंधन है उसका जलना। फिर हम बात करते हैं जो सेकंड इंपॉर्टेंट इसका इफेक्ट है दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन, मतलब जो आप डेली पेड़ काटते जा रहे हैं, फिर जंगल ख़त्म करते जा रहे हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। तो इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन मतलब क्या हो गया, जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो लोगों को रहने के लिए घर चाहिए होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता रहेगा, ठीक है। जो भी आपकी जंगल या फिर पेड़ लगे हुए उनको काटेंगे, फिर रहना चालू करेंगे, ठीक है ना। फॉसिल फ्यूल्स का काम आएगा वहाँ पर। अगेन जो मैंने बताया आपको, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड लैंडफिल्स, नो डाउट पॉपुलेशन बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, तो वहाँ पे इंडस्ट्री आएगी तो वेस्ट जनरेट होगा। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड लैंडफिल्स आल्सो इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस। देन फार्मिंग, ठीक है ना, खेती होती है, उससे भी क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ये हम बता चुके हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, बट फिर भी बता देता हूँ ग्लोबल वार्मिंग किस तरह डिफाइन किया गया है। डिफाइन इस तरीके से किया गया कि ये इंक्रीज़ होता है किसके अंदर, एवरेज टेम्परेचर में, किसके, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना। स्पेशली इंक्रीज ग्रेट एनफ टू कोज चेंजेस इन द ग्लोबल क्लाइमेट, ठीक है। तो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कह सकते हैं हम कि जब अर्थ बहुत हीट होती है तो वहाँ पर क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होता है, ठीक है ना। इट हैपन्स व्हेन ग्रीन हाउस गैसेज लाइक CO2, वाटर वेपर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, ये ट्रैप होती हैं, हीट को ट्रैप करती हैं, और जो सन की लाइट होती है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पर आती है, ठीक है ना। ये क्या करती हैं, ये हमारे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती हैं, ठीक है ना, जिससे ही काफ़ी सारे इंसानों को, लोगों को, प्लांट्स को क्या होता है, दिक्कत होती है। तो वही इसमें लिखा भी हुआ है, देखो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। अगर आप देखोगे डायग्राम भी देख पा रहे हो, नज़र आ रहा होगा आपको, देखो यहाँ पर नज़र भी आ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग टर्म को इसका यूज़ किया गया है, ठीक है ना, कि 95% सर्टेनली, देखो साइंटिस्ट आर मोर देन 95% सर्टेन दैट नियरली ऑल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड अदर ह्यूमन कॉज्ड एमिशंस। तो 95% साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं इसके अंदर, या फिर ये कह सकते हो जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है वो क्या है, कंसंट्रेशन इंक्रीजन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज और अदर ह्यूमन कॉज्ड एमिशंस, ठीक है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके अंदर आपके सामने ग्रीन हाउस इफेक्ट के, मैंने बता ही दिया वो कारण कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डेफिनेशन क्या कौन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, when the average temperature of earth of atmosphere and the ocean rises, that is known as what, global warming। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, एक टेंशन होता है कि इसका हीट का बाय द ग्रीन हाउस गैसेज ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ अलाउइंग नो प्लैनेट्स टेम्परेचर टू द राइज, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं इफेक्ट्स के बारे में, तो राइजिंग सी लेवल्स, मेल्टिंग ऑफ आइस ग्लेशियर्स, ऑक्सीजन डिप्लीशन, वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स, एसिडिफिकेशन, ये सब किस में आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के अंदर आते हैं। और अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो ड्रॉट्स हो गया, फ्लडिंग हो गया, मेल्टिंग ऑफ स्नो हो गया, ठीक है, ये सब किसके अंदर आते हैं, दैट कम्स इन ग्रीन हाउस इफेक्टेड। कॉजेज की अगर रिगार्डिंग बात करें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर जो कॉजेज आते हैं, तो कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, पॉल्यूशन, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, पॉपुलेशन। और अगर हम बात करें ग्रीन हाउस इफेक्ट की, दैट इज इंक्रीज इन GHG, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट, माइनिंग, कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग। तो कॉजेज जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। तो इस लेक्चर में अपन ने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में और
ग्लोबल वार्मिंग के बारे में स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि जो जो क्लाइमेट जोन है इंडिया के, कौन कौन से क्लाइमेट जोन होते हैं, क्या क्या इफेक्ट होता है उनका, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।